स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड भाषा साहित्य पार्ट 12, जिसमें नागपुरी साहित्य के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। नागपुरी साहित्य अंत तक देखते रहिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आज आपको। देखिए, नागपुरी लैंग्वेज जो है सबसे पुराना फॉर्म था, उसका नाम था सादरी लैंग्वेज। ठीक है, सादरी। क्यों सादरी इसका नाम था? क्योंकि झारखंड में सदान जो है वो ट्राइब्स से पहले की लोग हैं, ट्राइब्स के पहले के हैं लोग, इसलिए सदानों की सदानों की भाषा कहलाई सादरी। ठीक है, सदानों की भाषा सादरी। यही सादरी बाद में गंवारी नाम से जाने लगा, गंवारी। फिर यही भाषा को एडॉप्ट किया किसने? नागवंशियों ने। नागवंशी राजाओं की भी भाषा यही थी, तो नागवंशियों ने इस भाषा को अपनी राज्य की भाषा बनाई थी, राज्य भाषा, जिसके वजह से इसका नाम फिर से नागवंशियों की वजह से नागपुरी बन गया और यहीं आके फिक्स हो गया ये नाम। इसकी नाम अब चेंजिंग नहीं, नागपुरी चला रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने कितने चीज देखा? सादरी भाषा ही गंवारी बना, गंवारी भाषा ही नागपुरी बना, मतलब ये तीनों भाषा एक ही है। ठीक है, प्लस पूछेगा सदानों की भाषा, तो सदानों की भाषा सादरी को ही बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सदानों की मातृभाषा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। सदानों की मातृभाषा इसमें से किसे कहा जाता है? दैट इज सादरी। ठीक है, और सदान जो है ट्राइब से पहले की जनजाति है झारखंड की। अब हम लोग पूछते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, दो राजवंश, एक नागवंशी राजवंश, दूसरा है रामगढ़ राजवंश। ठीक है, ये दोनों राजवंशों की राज्य भाषा पूछेगा कौन था, तो दैट इज नागपुरी। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, रामगढ़ वंश का एक राजा था दलेल सिंह, ये भी क्वेश्चन आएगा। दलेल सिंह, रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? दलेल सिंह ने। दलेल सिंह ने, तो दलेल सिंह के नाम से दलगढ़ होना चाहिए। तो दलेल सिंह ने राजा अपने बाप के नाम पर बनाया था, राम सिंह द्वितीय इसके बाप का नाम था, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, इस राम सिंह द्वितीय ने ही पहले प्लान किया था कि अब उर्दा बादाम ये सब को छोड़ के हम लोग एक सेफ जगह में राजधानी बनाए, रामगढ़ में बनाएंगे। तो ये प्लानिंग इसका ही था, लेकिन प्लानिंग के दौरान उनकी ये अब उसके बाद रह नहीं पाए, तो उसके वजह से उसके बेटा दलेल सिंह ने ट्रांसफर किया और नाम अपने बाप के नाम पे दिया। क्लियर? तो ये दो चीज फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये नागपुरी भाषा राज्य भाषा थी, किसी राजा के अंदर राजा ने अडॉप्ट किया था, इसलिए इस भाषा का साहित्य बहुत ही विकसित है। दोनों साहित्य इसकी विकसित है। लोक साहित्य, जितने भी क्षेत्रीय भाषा है ना, सबसे ज्यादा लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य इसकी विकसित है। शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य मतलब जो परंपराओं से चली आ रही है, कहानियां, पहेलियां या जो मुहावरे हैं वो सब, मतलब किसने बनाया उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसको लोक साहित्य कहते हैं। और शिष्ट साहित्य जो लिखित रूप से है, जिसको हम पता कर सकते हैं ये किताब किसी फला आदमी ने लिखा है, तो उसको शिष्ट साहित्य मतलब, शिष्ट साहित्य मतलब लिखित साहित्य भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसकी स्क्रिप्ट कैथी है। कैथी, जब ये रामगढ़ राज्य और नागवंशी राज्य में इसका राज्य भाषा थी, तो ये कैथी लिपि में लिखा जाता है। कैथी लिपि कुछ नहीं, ये देवनागरी लिपि का ही एक भाग है, देवनागरी लिपि टाइप का ही, लेकिन समय के अनुसार अभी ये कैथी लिपि का लगभग लोप सा हो चुका है, देवनागरी में ही लिखा जा रहा है। जितने भी साहित्य हो रहे हैं नागपुरी साहित्य, इसी देवनागरी में ही लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावे जो अभी कविता कहानियां पढ़ाऊंगा उसके अलावे। चलिए, अगला हमारा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नागपुरी का सबसे पहला कवि जिसके बारे में प्रमाण मिला है कि इसने नागपुरी साहित्य लिखा है, मतलब शिष्ट साहित्य का जनक, इसे कह सकते हो शिष्ट साहित्य का जनक या नागपुरी के प्रथम कवि, नागपुरी के प्रथम कवि या लेखक
किसको कौन होगा? रघुनाथ नृपति। रघुनाथ नृपति, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात बताना भूल गया, नागपुरी जो है मागधी भाषा का ही टूटा हुआ रूप है। क्वेश्चन पूछता है कि नागपुर मागधी, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, ये सब मागधी का ही टूटा हुआ रूप है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसका अपभ्रंश है नागपुरी। ठीक है, तो ये रघुनाथ नृपति का जरूर याद रखिए, पहला ज्ञात कवि। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा, एक किताब है नागवंशावली। ठीक है, नागवंशावली, ये देखिए नागवंश की राज्य भाषा था, तो हमें नागवंश के बारे में सब कुछ कहाँ से पता चलता है? इसी किताब से पता चलता है। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि से ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागवंश का पहला राजा कौन था, दूसरा कौन था, उसके सारे वंशावली में क्या क्या टैक्स सिस्टम था, क्या क्या सामाजिक व्यवस्था कैसा था, सब इसी से पता चलता है। इसलिए किताब ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये लिखा है किसने? बेनीराम मेहता। बेनीराम मेहता। ठीक है, कहीं कि महथा लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये दोनों बुक तो ये बुक तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखिए महाकवि घासीराम। घासीराम का याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे महाकवि कहा जाता है। कुरमाली का, सॉरी, नागपुरी का महाकवि किसे कहा जाता है? घासीराम। तो घासीराम को हमेशा इस तरह से पढ़िए कि महाकवि घासीराम। तो ये पूरा उस जमाने के, ये सब पुराने राइटर्स हैं। ठीक है, ये सब अभी के राइटर्स नहीं है। अभी के राइटर्स भी जो करंट राइटर है वो भी हम लोग थोड़े पढ़ेंगे, क्योंकि 17वीं शताब्दी से पहले के दौरान के राइटर हैं ये सब। महाकवि घासीराम ने बहुत सारे किताब लिखा है, सब आपको याद रखना पड़ेगा। नागपुरी फाग शतक, नागपुरी फाग शतक। ठीक है, ये याद कर लीजिए, इसके सारे किताब इंपॉर्टेंट है। ललना रंजन, झूमर, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती। क्लियर? झूमर, विवाह परीक्षण, विवाह परीक्षण। उसके बाद बरहा मासा, 12 मासा बोलिए, बरहा मासा। और इसने भी एक किताब लिखा है नागवंशावली। ठीक है, नागवंशावली इसने भी किताब लिखा है। क्लियर? तो इस चीज में कंफ्यूजन होगा कि नागवंशावली दोनों ने लिखा है, बेनीराम मेहता और महाकवि घासीराम। तो इस हिसाब आंसर को देख के आप अच्छा से इसको मार सकते हो। तो ये सारे किताब इनका याद रखना पड़ेगा, महाकवि घासीराम का। ठीक है, और पुराने कवियों में आपको कंचन को याद रखना पड़ेगा, कंचन। ठीक है, ये कंचन कवि, इसके भी सारे किताब इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद रखना पड़ेगा। इसका किताब में कोई ये नहीं है, सब ये कंचन जितने भी किताब है सब एक ही जैसा ये मिलेगा, सब महाभारत या रामायण से जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, सुदामा चरित। ठीक है, इसलिए इसका किताब याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। कृष्ण चरित, ठीक है, सुदामा चरित, कृष्ण चरित, महाभारत, महाभारत, लंका कांड और उषाहरण, उषाहरण। ठीक है, सब रामायण से रिलेटेड है, इसीलिए कंचन का, रामायण या महाभारत से कंचन का बुक याद रखने कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एक और पुराने राइटर्स का याद रख लीजिए, ये सब पुराने राइटर हैं। पुराने राइटर में आप याद रख लीजिए, अंग्रेज से आने के, अंग्रेज लिखना शुरू किया था उससे पहले। अब दुग्गपाल राम, दुग्गपाल राम देवघरिया का नल चरित्र और कोराम्बे व्याख्यान। ठीक है, कोराम्बे व्याख्यान, कोराम्बे में लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसका व्याख्या और नल चरित्र। ये दुग्गपाल राम देवघरिया का 2 बुक है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। एक हुलास राम,
हुलास राम बोल के भी एक राइटर थे, हुलास राम। ठीक है, ये राइटर ने किताब ले, अभी महाकवि घासीराम के बारे में पढ़े ना, उसी को लेके उसी का जीवनी लिखा है हुलास राम ने। उसकी जीवनी का नाम है घासीराम के पुत्र, घासीराम के पुत्र। ठीक है, घासीराम किताब किसने लिखा? हुलास राम ने। ये भी याद करना, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ये हो गया पुराने जमाने के लिए। अब अंग्रेजों के आने के बाद बहुत सारे ग्रामर्स लिखे गए, बहुत सारे बुक्स लिखे गए, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले व्हिटली, व्हिटली देखिएगा, हर एक जितने भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है सब में व्हिटली कुछ न कुछ फॉर्म में घुस जाता है। ठीक है, E.H. व्हिटली हर में ये किताब लिखा है। तो ये नागपुरी में कौन सा किताब लिखा है भाई? नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा। ऐसे इतना भी याद करने से होगा, या साथ में एक किताब के साथ और जुड़ा हुआ, ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। देखिए इतना बड़ा किताब का नाम है। ये क्या था? व्याकरण है, व्याकरण, ग्रामर है इसका। ठीक है, ये 1896 ईस्वी में लिखा गया। कुछ नहीं याद, इसको याद करने में कुछ है। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट, गंवारी पता ही है, गंवारी किसको बोलते हैं? नागपुरी भाषा को। डायलेक्ट मतलब उपभाषा होता है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा को इंग्लिश में डायलेक्ट बोलते हैं। ऑफ लोहरदग्गा। ठीक है, पहले लोहरदग्गा बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, ना कि रांची। पहले लोहरदग्गा के अंदर ही ये सब जितना एरिया है ना, दक्षिण छोटा नागपुर, वही आता था। तो ये है। और इस किताब का बाद में मॉडिफाई किया गया। ठीक है, नए नाम से नया संस्करण लाया गया। इसमें जितने भी गलतियां थी, उस गलतियों, क्योंकि अंग्रेज ने लिखा था, गलतियां करेगा ही करेगा, तो उसमें गंवारी डायलेक्ट बात को हटा के इसका जो संशोधित रूप था उसका नाम ऐसे यही था। ठीक है, गंवारी की जगह नागपुरी लिख दिया गया। ये संशोधित फॉर्म था इस। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। एक दूसरा आदमी का नाम याद रखना पड़ेगा, कोनराड बुकाउट। एक भी अंग्रेज था, कोनराड बुकाउट, किसी चर्च का फादर होगा ये। कोनराड बुकाउट का जो किताब था, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, ये भी ग्रामर था। ठीक है, ये सब किताब बहुत फेमस हुआ था। प्लस इस किताब से नागपुरी साहित्य को डेवलपमेंट होने में बहुत मदद मिली थी। ये सब व्याकरण है। तीसरा बुक अंग्रेज का जो है वो हेनरी फ्लोर। बस यही 3 किताब अंग्रेजों का याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नया कवि जो आधुनिक युग में जन्म लिया, उन लोगों का नाम है लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी, लैंग्वेज हैंड बुक ऑफ सदानी। ठीक है, इस नाम से हैंडबुक, छोटा सा बुक बनाया होगा। तो ये 3 किताब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों द्वारा जो नागपुरी साहित्य को दिया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नया राइटर जो अभी भी जीवित होंगे या कुछ साल पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ होगा। ठीक है, इसमें नाम आएगा घनी राम बख्शी। बहुत ही फेमस। ठीक है, इसके बुक से याद रख लीजिए। फोगलो बुढ़िया की कर कहानी, फोगलो बुढ़िया कर कहानी। फोगलो बुढ़िया मतलब वो बुढ़िया जिसके दांत के बीचों में बड़ा छेद होता है, उसको फोगलो कहा जाता है। इसमें जो आदमी जिसके दांत के बीच में बड़ा बड़ा 2 छेद होता है, उसको फोगलो बोला जाता है। फोगलो बुढ़िया की कहानी। उसके बाद जीतिया कहानी, दूसरा किताब जीतिया कहानी। ठीक है, धनीराम बख्शी का है, बता रहे नारद मोह लीला श्री कृष्ण चरित्र। ठीक है, ये कृष्ण चरित्र था पहले। ठीक है, ये श्री कृष्ण चरित्र है, ये इम्पोर्टेंट है। कृष्ण चरित्र जो घासीराम किसने लिखा था? कंचन ने लिखा था।
ये श्री कृष्ण चरित्र है, इसीलिए कंफ्यूजन होगा, उस चीज को ध्यान रखिएगा। करम महोत्सव, करम महोत्सव, क्लियर, ये याद रखिए। उसके बाद देखिए सबसे इजी है गिरधारी राज गोंझू की, ठीक है, गिरिधारी गोंझू की, ठीक है, इसका टाइटल है गोंझू, ठीक है। गिरधारी गोंझू की जो किताब है वेरी सिंपल है, इसीलिए इसको पहले बता देता हूँ। ये सिर्फ दो ये लिखा है, दो झारखंड के महान व्यक्तियों का जीवनी लिखा है, ठीक है, इसलिए इसको याद करने में कोई टफ नहीं है। महाराजा मदरा मुंडा, महाराजा मदरा मुंडा, यही मदरा मुंडा ने नागवंश, मतलब समझ लो मुंडा राज्य की स्थापना की, उसके बाद मुंडा राज्य ही नागवंश बना। महाराजा मदरा मुंडा प्लस मारांग गोमके जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह, ये दोनों जीवनी लिखा, इसलिए गिरधारी राज गोंझू का किताब याद रखना बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। एक राइटर था, लेखक, पत्रकार, सब कुछ था ये, बीपी केसरी, ठीक है, इसका भी आप याद करिए, बीपी केसरी, ये बहुत बड़ा पत्रकार भी था। पूछेगा बीपी केसरी कौन था, सबसे पहले पत्रकार लिखिएगा। उसने कौन सा किताब लिखा, कौन सा किताब लिखा है, नेरुआ लोटा, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, सांस्कृतिक अवधारणा, ये क्या है का, ये लिखा था, निबंध था, एक निबंध था जो बहुत फेमस हुआ था, नेरुआ लोटा, ठीक है, उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा। ठाकुर, एक नाटक लिखा था, ठाकुर विश्वनाथ शाही, विश्वनाथ शाही, विश्वनाथ शाहदेव को नाम सुने होंगे, नागवंशी थे, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है एक लघु नाटक, एक छोटा सा नाटक है ये। और इसने क्या लिखा हुआ है, एक कांटी, कांटी, कांटी एक कहानी संग्रह है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कहानियां हैं इसमें। तो ये तीन चीज आपको बीपी केसरी से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी, ये न्यू राइटर, ये सब नए राइटर है, ठीक है, ये 1900 के बाद ये सब जो किताब लिखे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। श्रवण, सेवा और नौकरी, सेवा और नौकरी, ये किताब लिखा है, प्लस तेतर के छाप, तेतर कर छाव, ठीक है, तेतर कर छाव मतलब इमली की, तेतर मतलब इमली का पेड़ का छाव, श्रवण कुमार गोस्वामी का ये किताब है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ईश्वरी प्रसाद सिंह, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद सिंह, वेरी आसान किताब है, काका कर कहानी, माने काका के कहानी, काका कर कहानी, ईश्वरी प्रसाद सिंह का ये बुक याद रखिएगा। फिर काली कुमार सुमन का, काली कुमार सुमन का एक बुक याद रखिए आप लोग, सुखड़ी रुंगड़ा, सुखड़ी रुंगड़ा, ठीक है। प्रफुल्ल कुमार राय, सोनझई, कहानी संग्रह है प्रफुल्ल कुमार राय का सोनझई, प्रफुल्ल कुमार राय सोनझई, ठीक है, एक कहानी संग्रह है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और एक है नईमुद्दीन मिर्दाहा, नईमुद्दीन मिर्दाहा, मिर्दाहा, इसने लिखा मंजूर पाइक, ठीक है, पाइक, मंजूर पाइक, ठीक है। इतना किताब नागपुरी से आपको याद रखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया कि नहीं कि दलेल सिंह जो था रामगढ़ राज्य का, वो एक प्रकांड विद्वान था नागपुरी का, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिए नागपुरी साहित्य से। धन्यवाद दोस्तों।